हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर प्यारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीट निकेतन। और हाँ यार, अभी हम बात कर रहे हैं हमारी नीट को लेकर, स्पेशली धुरंधर जो तैयारी है उसको लेकर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। और जैसा कि मैं पहले भी इस बात को स्पेसिफाई कर चुका हूं कि सेमीकंडक्टर्स में से वैसे तो हर एक एग्जाम में आते हैं बहुत सारे सवाल, लेकिन अगर पर्टिकुलरली यार नीट के बारे में बात की जाए तो नीट में आते हैं 3 सवाल, जिसमें से जनरली पहला सवाल जो होता है वो सेमीकंडक्टर्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर, बैंड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड होता है। दूसरा सवाल जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर बेस्ड और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिसमें आते हैं हमारे रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जीनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल, और अंत में ट्रांजिस्टर्स। और इसी तरीके से जो तीसरा सवाल है यार वो आता है हमारे लॉजिक गेट्स के सेक्शन से। ऑलराइट, सो बेसिकली करना क्या है, वन बाय वन हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अभी का जो मुद्दा है वो होने वाला है हमारा सेमीकंडक्टर्स का जनरल इंट्रोडक्शन, बैंड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, और इसी के साथ हम सभी PYQs से होंगे रूबरू और देखेंगे कितनी आसानी से हम सेमीकंडक्टर्स के सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इसकी कहानी को सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर्स की कहानी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पहले सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती क्यों है यार, व्हाई सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की खास बात यह है, सेमीकंडक्टर्स की खास बात यह है कि ये कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं यार। जैसे अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, उसमें तो कंडक्शन करवाई ही नहीं जा सकती, और बात करें यदि कंडक्टर्स की तो उसमें तो कंडक्शन होती ही बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना चाहें तो फॉर कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर्स का। ऑलराइट, सेमीकंडक्टर्स से पहले कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे स्पेशल डिवाइसेस का, जिन्हें कहा जाता था वैक्यूम ट्यूब्स की समस्या यह थी कि उनकी हाई पावर कंजम्पशन थी। सेमीकंडक्टर्स का फायदा यह है कि इनकी लो पावर कंजम्पशन है। वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं उनका हाई ऑपरेशनल वोल्टेज होता था, यानी भारी मात्रा में वोल्टेज की जरूरत है अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स ऑपरेट करना चाहते हैं तो। वहीं अगर सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें तो इनका ऑपरेशनल वोल्टेज काफी कम होता है। ये रहे इनके टेक्निकल एडवांटेजेस। इसके अलावा आमतौर पे बात की जाए तो वैक्यूम ट्यूब्स बड़े होते थे, बल्की होते थे, भारी होते थे, दुर्लभ यानी रेयरली अवेलेबल होते थे, और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे। इसके अलावा इन पे रिलायबिलिटी भी कम होती थी और इनकी शॉर्ट लाइफ होती थी। वहीं दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, मार्केट में आप जाके खरीद सकते हैं इजीली, बहुत चीप होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, कॉम्पैक्ट होता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स के एडवांटेजेस हैं और वैक्यूम ट्यूब्स के डिसएडवांटेजेस हैं फॉर द सेम पर्पस। और पर्पस क्या है जी, पर्पस है कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करना। सेमीकंडक्टर्स मेजरली 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्योर, या इन्हीं को कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हम बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। और दूसरे होते हैं इम्प्योर, या इन्हीं को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक इंप्योरिटीज गलती से नहीं आती, जानबूझ के डाली जाती है, यानी प्योर से इम्प्योर तक का रास्ता, प्योर सेमीकंडक्टर से इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाना हमारी डोपिंग पे निर्भर करता है। और डोपिंग का मतलब क्या होता है, डिलिबरेट एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। भाई जबरदस्ती उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यदि आप इंप्योरिटी एटम डालते हो तो उन्हें डोपेंट एटम्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को डोपिंग का नाम दिया जाता है। ऑलराइट, तो अब हमारे मन में है 2 सवाल, उसके बारे में बात करता हूं मैं। पहले सेमीकंडक्टर्स के बारे में और खास बात क्या है,
दे डोंट कंडक्ट एट लो टेम्परेचर. कंडक्टिविटी जनरली इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. भाई मेटल्स के केस में विद टेम्परेचर T और थीटा. मेटल्स के केस में कंडक्टर्स के केस में क्या होता है? कंडक्टर्स के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उनकी रेसिस्टेंस बढ़ती है या रेसिस्टिविटी बढ़ती है. फॉर कंडक्टर्स इफ टेम्परेचर T और थीटा इंक्रीजेस देन रेसिस्टेंस बढ़ता है यानी कंडक्टिविटी घटेगी. लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है. तो आप ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं जो लो टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते मगर हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिंग बन जाते हैं. ऑलराइट, लो टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते ये कहिए या काफी कम कंडक्शन होती है. तो अब है यार हमारे सामने पिक्चर में दो सवाल. पहला सवाल ये कि सेमीकंडक्टर्स के केस में क्यों होता है ऐसा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. दूसरा सवाल सेमीकंडक्टर्स के केस में ही क्यों होता है ऐसा कि डोपिंग बढ़ाने पर भी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. आप समझ रहे हैं दो सवाल क्या है? क्या होता है ऐसा और क्यों होता है ऐसा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, और क्या होता है ऐसा और क्यों होता है ऐसा कि डोपिंग करने पर भी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. इन्हीं दोनों सवालों के जवाब हम दो स्पेसिफिक थ्योरीज, बॉन्ड थ्योरी और बैंड थ्योरीज में ढूंढते हैं. थ्योरी है बेसिकली तो कहानी के रूप में सुनिएगा, क्योंकि मुद्दा यह है कि सवाल बनने चाहिए भाई, क्वेश्चंस जो हैं हमसे सॉल्व होने चाहिए और अगले 10-15 मिनट के बाद हम खटाखट क्वेश्चन सॉल्व करने पर आ जाएंगे. अगर आप में से किसी को ऐसा लगे कि आप इस पूरी थ्योरी से बखूबी वाकिफ हैं तो आप डायरेक्टली वीडियो को आगे शिफ्ट करके क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू कर सकते हैं. और जब भी कोई सवाल स्क्रीन पर आए तो वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और फिर देखिएगा जवाब मैंने क्या बताया है. वहीं दूसरी तरफ भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है तो टेक्निकल एडवांटेज अपन ये ले सकते हैं कि इसका स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगे मैं तेज चल रहा हूं आप उसकी स्पीड को धीमा कर लीजिए. अगर आपको लगे मैं थोड़ा सा ग्रेजुअली सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं बट यू आर द स्मार्टर चैप, तो डेफिनेटली आपके समझने की शक्ति अगर थोड़ी सी फास्ट है तो आपको स्पीड एडजस्ट करके उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना चाहिए. पर मेरा सजेशन है यार आपको कि कहानियों वाला टॉपिक है तो आराम आराम से, शिद्दत से, आराम से, शांत मन से. ओके राइट. सो अगर हम प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें यार तो ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं. ग्रुप 14 एलिमेंट से क्या मतलब है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. ऑलराइट, इसमें से अगर हम बात करें तो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का दर्जा देते हैं. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, ठीक है जी, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. इसका मतलब सर कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते होंगे. तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो हैं, कंपाउंड बन रहा है यार तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी. मुझे पता है इन दोनों तुम केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है. तो देखिए सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सल्फाइड. These are the basic examples of inorganic semiconductors. And organic semiconductors के बारे में बात करें तो एंथ्रेसीन जो है वो काफी हद तक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर जो है वो ट्रीट किया जा सकता है. ठीक है, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हो गए जो प्योर एलिमेंटल फॉर्म में ही बिहेवियर शो करते हैं. कैसा कि सर लो टेम्परेचर पे कंडक्ट या तो नहीं करते या कम करते हैं और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिंग हो जाते हैं. अब सर वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसपे पक्की बात है कि कंडक्शन नहीं होगी? तो वो टेम्परेचर होगा बॉस 0 केल्विन. 0 केल्विन आप बोलते हो ना अपनी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का रेफरेंस ले रहा हूं यार कि सर 0 केल्विन इज दैट टेम्परेचर वेयर मैटर सीजेस टू एग्जिस्ट. तो जब वहां पे मैटर की ही एग्जिस्टेंस पे डाउट है तो कंडक्शन के बारे में बात ही क्या करनी है ना. तो इसीलिए उस टेम्परेचर पे तो यार कंडक्शन नहीं होगी, मगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बढ़ेगी एंड डोपिंग के बाद भी बढ़ेगी. अब सर डोपिंग से क्या होता है भाई? ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, हम सब जानते हैं. ये होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर. इनमें से कौन पॉजिटिव चार्ज और कौन नेगेटिव चार्ज होता है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी टाइप मतलब पॉजिटिव और एन टाइप मतलब नेगेटिव? बिल्कुल नहीं.
दोनों में से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, बोथ आर न्यूट्रल, बोथ आर न्यूट्रल। तो सर इस पी टाइप और एन टाइप का मतलब क्या है? पी टाइप का मतलब है, पी टाइप का मतलब है कि डोपिंग जो हुई है, डोपिंग इज विद मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। भाई ग्रुप 14 में आपने पकड़े सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, इनकी अगर डोपिंग इनसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से करूंगा तो पी टाइप मिलेगा। अब सर इनसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होते हैं? भाई पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी ग्रुप 15 के 14 के कंपैरिजन में अगला वाला ग्रुप 15 जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। और वहीं अगर ग्रुप 13 का जिक्र करें तो वो रिलेटिवली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डोपिंग इज विद ग्रुप 13, ग्रुप 13 दैट इज यू विल से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। सही है ना यार? तो यहां पे अगर हम बात करें कि किससे डोपिंग की जाती है तो जनरली एल्यूमिनियम, गैलियम देखे जा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। सी बेसिकली डोपिंग में हम करते क्या है ना, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है, इसमें से सिलिकॉन का एक एटम रिप्लेस कर दिया है किससे? रिप्लेस कर दिया है किससे? एल्यूमिनियम से, गैलियम से सपोज कीजिए। तो आपने एटम से एटम की है रिप्लेसमेंट, एंड एटम इज होली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एज अ रिजल्ट न्यूट्रलिटी में कोई भी बाधा नहीं आएगी, ये पहले भी न्यूट्रल थे और बाद में भी न्यूट्रल होंगे। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव और एन टाइप का मतलब नेगेटिव नहीं होता है। पी टाइप का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एन टाइप का रेफरेंस इलेक्ट्रो नेगेटिव से होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम एन टाइप के बारे में बात करें तो हमें पता है कि डोपिंग जो होगी वो रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? किससे ज्यादा सर? ग्रुप 14 एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स से ज्यादा। ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव लेफ्ट वाला ग्रुप यानी कि ग्रुप 13 होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट वाला ग्रुप यानी कि ग्रुप 15 होगा। ग्रुप 15 दैट इज एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसमें से हमारा जिक्र किससे किससे होने वाला है? हम रूबरू होने वाले हैं फास्फोरस, आर्सेनिक से। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना? सो बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है यार। कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर सकते हैं, कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, डोपिंग से भी बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ती है वो अभी हम बॉन्ड थ्योरी या बैंड थ्योरी में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जिनसे सवाल आने की गुंजाइश ज्यादा है, और हम वो सारी बातें कर लेंगे कि हमसे सवाल बन भी जाए। ठीक, ग्रुप 14 एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप और एन टाइप क्या होते हैं, ये पिक्चर है आपके सामने। वैसे तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है बच्चा पार्टी, तो इसीलिए उसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा कंटेंट, सारा मामला मिलने भी वही वाला है। और फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ताकि चलते फिरते आप स्क्रीनशॉट से कंटेंट जो है वो रिव्यू करते रहे। और सेमीकंडक्टर है तो आज की मुलाकात से एक सवाल आना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। चलिए अगली बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं किसकी? बेसिकली एनर्जी बैंड थ्योरी की, बैंड थ्योरी की, बैंड थ्योरी जो समझाती है हमें कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, बैंड थ्योरी को समझने के लिए मैं प्लॉट करूंगा एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ इंटर एटॉमिक सेपरेशन को। इंटरनेशनल क्या होता है भाई? इंटरनेशनल होता है दो नेशंस के बीच में। इंटरस्टेट क्या होता है? दो स्टेट्स के बीच में। तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन क्या होगा? दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में। अब ये दो एटम्स किसके? मान लेते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल के। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14, याद है ना? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, मैजिक नंबर्स। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2, 3s2 एंड 3p2। आउटरमोस्ट शेल के बारे में बात की जाए, आउटरमोस्ट शेल के बारे में बात की जाए तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2s के और 2p के। अब यार यही अगर मैं जिक्र करूं कि बेसिकली पूरे के पूरे क्रिस्टल में क्या होने वाला है। भाई हमारे पास क्रिस्टल में कोई एक सिलिकॉन एटम तो है नहीं, होंगे तो मल्टीपल। तो हम कहेंगे सपोज से
नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स जो क्रिस्टल में है, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स ये कितने हैं? दैट इज एन, एन, एन। और एक सिलिकॉन एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। लेकिन सर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ कितने सकते हैं? 8। भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रख सकते हैं आप? 8। सो उस बात को मद्देनजर रखते हुए नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स अगर n है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? आप कहेंगे एक सिलिकॉन एटम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो n सिलिकॉन एटम में होते हैं 4n इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अवेलेबल पोजीशंस जो आउटर मोस्ट शेल में हो, जो ऑक्यूपाई की जा सके, भाई एक में होते हैं 8, एक एटम में होते हैं 8 पोजीशन आउटर मोस्ट शेल में जो ऑक्यूपाई की जा सके, तो इन एटम्स में कितने हुए? 8n। अब इसमें से एक्चुअली कितने ऑक्यूपाइड हैं? सर इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ही है ना, तो 4n हुए। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड पोजीशंस जो है ये होती है 4n, एंड नंबर ऑफ वेकेंट पोजीशंस जो होती हैं ये होती हैं बची हुई 8n माइनस 4n, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4n। क्या बात समझ में आई? भाई मान लेते हैं कि सिलिकॉन एटम n थे, एक सिलिकॉन एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन केवल 4, तो n में कितने होंगे? 4n। मगर हर एक सिलिकॉन एटम में आउटर मोस्ट शेल में जो पोजीशन ऑक्यूपाई की जा सकती है वो होती है 8, तो n में कितने हुए? 8n। लेकिन सर उन 8 में से 4 ही तो ऑक्यूपाइड हैं, बाकी तो 4 हैं खाली, तो 8n में 4n ही तो ऑक्यूपाइड है और बाकी के 4n है खाली। अब जिस 4n पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर चुका है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4n पोजीशंस में है, इसको कहा जाता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड इज लो इन एनर्जी। लो इन एनर्जी का मतलब है, क्यों लो है सर? इनमें तो इलेक्ट्रॉन्स है। भैया अगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के प्रति आकर्षित भी तो होंगे और अट्रैक्टिव होंगे, स्टेबल होंगे, बंधन में होंगे, तो उनकी एनर्जी कम होगी, है ना? मैंने कहा वैलेंस बैंड इन 4n पोजीशंस को साथ में कहा जा रहा है जिनमें सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इन सब की एनर्जी लो क्यों है? क्योंकि ये किसी ना किसी प्रकार के बंधन में है, लो एनर्जी में। ऑलराइट, तो वैलेंस बैंड लो इन एनर्जी। अच्छा, लोअर टेम्परेचर पे और हायर टेम्परेचर पे सिचुएशन क्या है? अगर बात करें लोअर टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, तो आप बोलेंगे कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, पूरा भरा हुआ है, खचाखच पूरा भरा हुआ है। लेकिन अब की बार अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, बंधन में हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। इसीलिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करते और इसीलिए लोअर टेम्परेचर पे कंडक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे बात करें तो वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहां पे जंप कर जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर टेम्परेचर यानी आपने हीट दे दिया, एनर्जी दे दिया, तो उस एनर्जी को गेन करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप कर गए हैं कंडक्शन बैंड में, लूजली हेल्ड, तो अब वो कंडक्ट करने वाले हैं। और यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? यहां पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे एंड होल्स आर क्रिएटेड। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप कर चुके हैं, यदि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप कर चुके हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो चुके होंगे? होल्स। मैं बेसिकली कहना आपको ये चाह रहा हूं कि किसी भी सेमीकंडक्टर में जो नेट करंट होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। इलेक्ट्रॉन्स कौन से? जो कि कंडक्शन बैंड में मौजूद हो, वैलेंस बैंड वाले तो टाइटली बॉन्डेड होंगे, बंधन में होंगे। होल्स कौन से? जो वैलेंस बैंड में क्रिएट हो। इलेक्ट्रॉन्स कौन से? जो कंडक्शन बैंड में क्रिएट हो, जो मौजूद हो
और होल्स कौन से, जो वैलेंस बैंड में क्रिएट हो। होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में ही क्रिएट होंगे। अभी डायग्रामेटिकली भी देखेंगे कि ऐसा क्यों। रही बात दूसरे की, तो आपने कहा नंबर ऑफ वेकेंट पोजीशंस, भाई 8n में से 4n ऑक्यूपाई हो गई क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें थे, उसका नामकरण कर दिया वैलेंस बैंड। लेकिन खाली भी तो 4n है, और ये जो है ये हाई एनर्जी में होते हैं क्योंकि ये खाली है। खाली है तो इन पे कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस हायर एनर्जी पे आ जाएंगे जो बंधन में नहीं है या कम बंधन में है। और अगर ये कम बंधन में है तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कंडक्ट कर जाएंगे बॉस। और अगर अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कंडक्ट कर जाएंगे तो इसका नामकरण कर देते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बात समझ में आई? इसका नाम क्या रख दिया यार हमने? कंडक्शन बैंड। इसकी क्या खास बात है कि सर लो टेम्परेचर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, लो टेम्परेचर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस बैंड में थे, कंडक्शन बैंड में क्या था? कुछ नहीं। इसीलिए लो टेम्परेचर पे कंडक्शन ना के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही आपने हाई टेम्परेचर किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गए, लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे चले गए, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाली वैकेंसी क्रिएट हो गई वैलेंस बैंड में, जिसे कहते हैं होल्स। और इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं थोड़े से रिलेटिवली फ्री, जो अब की बार कंडक्शन में हेल्प करने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट दोनों में होते हैं, लेकिन अपने को इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों में होंगे, लेकिन अपने को कौन सा इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्ट है? कंडक्शन बैंड वाले। और होल्स किस में क्रिएट होते हैं? होल्स केवल क्रिएट ही वैलेंस बैंड में हो सकते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं होते। तो अभी हम बात करेंगे टीएच पे क्या होगा। भाई अक्सर क्या है ना, अब काफी सारी चीजें ना इनटू द फिजिक्स होती हैं, मगर फिर भी मैं तुमको बस ऊपर ऊपर से वो सारी बातें बता रहा हूं जिनको, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स यार अपने आप में मटेरियल साइंस है, तो काफी हद तक हमें अपनी नॉलेज को सीमित रखते हुए इतना करना और इतना पढ़ना चाहिए कि सवाल हमसे सारे बनते हो, थ्योरी हमें पूरी आती हो। और टीएच पे हायर टेम्परेचर पे क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आ गए हैं तो आप बोलेंगे कि बॉस ये अपने आप में पार्शियली फिल्ड हो गए, ये अपने आप में पार्शियली फिल्ड हो गए। सही है? तो जरा इंटर एटॉमिक सेपरेशन के साथ ग्राफ देख लेते हैं। हम ये कहेंगे कि यहां पर जब आप इंटर एटॉमिक सेपरेशन काफी बड़ा रख रहे हैं, एटम्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो 3p की एनर्जी ज्यादा होती है जिसमें 6 पोजीशंस होती है, और 3s की एनर्जी रिलेटिवली कम होती है ना। लेकिन जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम होता गया, दो एटम्स के बीच की दूरी कम होती गई, तो इन 3p की 6 पोजीशंस ने और 3s की 2 पोजीशंस ने, भाई p में 6 पोजीशन होती है और s में 2, तभी तो 6 और 2 मिलके 8 होते हैं, है ना। तो 3p की 6 पोजीशंस ने और 3s की 2 पोजीशंस ने अपनी अपनी आइडेंटिटी लूज की और इन्होंने बनाया एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी बैंड। पहले ये एनर्जी लेवल्स में थे और अब इन्होंने क्या बना दिया? एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी बैंड। ओके, लेकिन उस कॉन्टिन्यूअस एनर्जी बैंड की 8n पोजीशंस एक जैसी नहीं थी। 4n ऐसी थी जो ऑक्यूपाइड थी लो एनर्जी वाली वैलेंस बैंड, 4n ऐसी थी जो खाली थी हायर एनर्जी वाली कंडक्शन बैंड। यानी ये जो 8n पोजीशंस हैं, पूरी की पूरी 8n पोजीशंस हैं, ये फर्दर अपने आप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगी। ये कैटेगरी इनके बीच की क्या है? एक है लोअर एनर्जी वाला वैलेंस बैंड और एक है हायर एनर्जी वाला कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करता है तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो जाएगा? एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अपना इंटरेस्ट इस इलेक्ट्रॉन में, अपना इंटरेस्ट इस वाले इलेक्ट्रॉन में और अपना इंटरेस्ट इस वाले होल में है बॉस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए? उसको कहते हैं डेल्टा Eg। डेल्टा Eg का नाम होता है एनर्जी बैंड गैप, या इसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? भाई ये फॉरबिडन है, ये काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के फॉरबिडन एनर्जी गैप में इस रीजन में होने का सवाल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को इस रीजन में, बीच के रीजन में रहने की इजाजत नहीं है। या तो वो
वैलेंस बैंड में होगा, लो एनर्जी वाले वैलेंस बैंड में होगा, या वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जा चुका होगा। या तो वो वैलेंस बैंड में होगा या वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जा चुका होगा। बीच का सवाल ही नहीं उठता, बीच का सवाल ही नहीं उठता। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कुछ चीजें फटाफट से रिकैप करते हैं। हमने क्या बात की? एनर्जी बैंड थ्योरी से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हमने क्या सीखा? टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। वैलेंस बैंड यार टाइटली बॉन्डेड होता है, इतना टाइट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे ढंग से, तो करंट ही नेग्लिजिबल फ्लो होगा, कंडक्शन कम होगी। लेकिन कंडक्शन बैंड में हाई एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं, तो वहां जाने के बाद अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कंडक्शन हो जाएगी। नजारा आपके सामने है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के जो बीच का डिफरेंस होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप कितना है। यदि ये एनर्जी गैप कम है, सरलता से पूरा हो सकता है, इजीली जंप ली जा सकती है, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही कंडक्टिविटी खटाक से बढ़ जाएगी और आप नाम देंगे इसे सेमीकंडक्टर्स। लेकिन अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इतना कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो मटेरियल मेल्ट होने के लिए रेडी है मगर कंडक्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसे केस में ये मटेरियल हो जाएगा इंसुलेटर। और अगर गैप है ही नहीं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ऑलरेडी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ऑलरेडी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि यार ऐसे केस में ये कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं, बिना टेम्परेचर के ही कंडक्शन करने लगा है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार मैं दोबारा आपको ये चीज समझाता हूं जो मैंने अभी बोली। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर से बताता हूं क्या बोला अभी मैंने। बैंड गैप इन डिफरेंट मटेरियल्स, बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, डेल्टा ईजी एनर्जी बैंड गैप जो है इन डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स में एनर्जी बैंड गैप कितना है, कैसा है, एक तो हम ये देखेंगे और दूसरा साथ के साथ हम एक लेवल डिफाइन करेंगे यार, वो होता है फर्मी लेवल। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, फर्मी लेवल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में फर्मी लेवल क्या होता है, एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको जिससे आपको फर्मी लेवल बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले बात कर लेते हैं किसकी, पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में। तो बात हम करेंगे यार इंसुलेटर्स की। और बेटा अगर मैं आपको कोई एनसीईआरटी डेटा दूं तो आपको अभी के अभी साथ के साथ याद रखना है। बात हम करेंगे फिर सेमीकंडक्टर्स की और उसके बाद ही हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। तो अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, बात किसकी कर रहे हैं, इंसुलेटर्स की, तो आप ये कह पाएंगे कि कंडक्शन बैंड जो ये ऊपर वाला है हायर एनर्जी और वैलेंस बैंड जो कि ये नीचे वाला है लोअर एनर्जी, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई जी, ये बड़ा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि भाई अगर आप हीटिंग करें तो इलेक्ट्रॉन्स की इतनी एनर्जी गेन करके यहां से यहां जाने की जो संभावना है वो रिलेटिवली बहुत कम होती है, इतनी कम कि मटेरियल मेल्ट होने के लिए रेडी है मगर कंडक्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इसीलिए इन मटेरियल्स को, इन सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे यार, इन सब्सटेंसेस को कहा जाएगा इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो बीच की दूरी होती है डेल्टा ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए यार। एग्जाम्पल बताइए सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो डेल्टा ईजी एनसीईआरटी डेटा बेटा याद रखना, सिलिकॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये एनर्जी बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि यकीनन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और अगर मैं बात करूं एनर्जी बैंड गैप डेल्टा ईजी किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.7। ये आपको एक्सपेक्टेड है कि रटा हुआ डेटा हो, याद होना चाहिए बस। और अब अगर हम बात करें कंडक्टर्स की तो हम बोलेंगे कि ये कुछ ऐसा है कि कंडक्शन बैंड जो है आपका, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है आपका वो ऑलरेडी ओवरलैपिंग है यार। आप देख पा रहे हो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ऑलरेडी ओवरलैपिंग है, यानी कि आपको
इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कराने में, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह हिलाने डुलाने के लिए आपको कोई भी टेम्परेचर हाइक देने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग है। इंसुलेटर्स में जितना मर्जी टेम्परेचर दे दो, कंडक्शन नहीं होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड गैप कम है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ओवरकम हो जाएगा, कंडक्शन हायर टेम्परेचर पे हो जानी चाहिए। कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर मैटर ही नहीं करता, लोअर टेम्परेचर पे भी कंडक्ट कर देना चाहिए। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना। और इसी के चलते अगर हमें सेमीकंडक्टर का केस समझ में आ रहा है, पर्टिकुलरली जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो मैं यहां डिफाइन करना चाहूंगा यार, एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल क्या होता है? ये COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल है। भाई ये मैं अपनी प्यारी सी क्यूट सी परिभाषा दे रहा हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो और लोकेट करना आसान हो। हालांकि टेक्निकली भी ये काफी हद तक सही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, होल्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में हो और होल्स जो कि वैलेंस बैंड में हो, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल है। कैसे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल? जरा ध्यान से देखेंगे। हम बात करेंगे प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में खास बात यह होती है कि यहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के बराबर होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। यहां नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस होती है इन कंपैरिजन टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। और फिर हम बात करेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक की। एन टाइप एक्सट्रिंसिक में क्या होगा यार? थोड़ा थोड़ा खिसका दे, राइट। एन टाइप एक्सट्रिंसिक में क्या होगा? एन टाइप एक्सट्रिंसिक में नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी यार। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फार मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। मतलब पी टाइप में कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होते, प्योर में कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होते, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल जो होते हैं वो माइनॉरिटी होते हैं। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। चलिए डिस्कशन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये रहा कंडक्शन बैंड, ये रहा वैलेंस बैंड। कौन सी चीज ज्यादा? वैलेंस बैंड में मौजूद होने वाले होल्स ज्यादा या कंडक्शन बैंड में मौजूद होने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा? सर दोनों की संख्या है सेम। अब अगर दोनों की संख्या है सेम तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बीचों बीच होगा हमारा फर्मी लेवल? बीचों बीच होगा हमारा फर्मी लेवल, क्योंकि वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल होता है। भाई ध्यान रखिएगा, होल्स अपने आप में वेकेंट स्पीशीज हैं, वेकेंसीज हैं बेसिकली। तो सर आपने उसका ग्रेविटी और या सेंटर ऑफ मास लेवल कंपेयर कैसे कर डाला? तो यार यहां उनके मासेस उनकी एनर्जीज के कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर होते हैं, एनर्जीज के कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर होते हैं। इसीलिए आपको बस नंबर देखना है कि कौन सा ज्यादा, उसके करीब खिसका दे रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल को, है ना भाई। इसी से मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई, थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। अगर हमसे कोई पूछे कौन ज्यादा मासिव होता है, कौन ज्यादा मासिव होता है, इलेक्ट्रॉन या होल, तो आप चूज करना होल्स आर कंसिडर्ड टू बी हेवियर। हालांकि होल्स क्या है? वेकेंट स्पीशीज हैं सर, वेकेंसीज हैं सर, जो क्रिएट हुई है इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाने की वजह से। और कहां क्रिएट हुई है? वैलेंस बैंड में। देखिए बताया था वैलेंस बैंड में। तो खाली जगह का कैसा मास, वैकेंसी का कैसा मास, यार उसकी मोबिलिटी, उसके इनर्शिया के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइन हो रहा है। होल्स की मोबिलिटी कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स हल्के चुटकू पार्टिकल्स हैं, वो खटक से मूव कर जाते हैं। तो आप बोलेंगे होल्स आर कंसिडर्ड टू बी हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया। व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कर लूं? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स? कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स होता है। तभी तो आपने कहा क्योंकि होल्स की मोबिलिटी कम है तो उनका इनर्शिया ज्यादा है, उनको मूव कराना रिलेटिवली मुश्किल है, इसीलिए आप उन्हें ज्यादा हेवियर कंसिडर करते हो। हालांकि इस हेवीनेस का मैटर से, मास से कोई लेना देना
नहीं है, इसका लेना देना है इनर्शिया से। सही बेटा। दोबारा आगे बात करते हैं। आप बात कर रहे हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक की, पी टाइप एक्सट्रिंसिक की, तो आप कहेंगे कंडक्शन बैंड ये रहा, वैलेंस बैंड ये रहा। अब क्या ज्यादा है, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस बैंड वाले होल्स? अब आप बोलेंगे सर वैलेंस बैंड वाले होल्स ज्यादा हैं। अगर वैलेंस बैंड वाले होल्स ज्यादा हैं तो ये जो फर्मी लेवल होगा ये वैलेंस बैंड के ज्यादा करीब होगा। भाई जिधर नंबर ज्यादा है उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल शिफ्ट हो जाना है। सिंपल, याद रखना आसान है। ठीक इसी तरीके से अगर ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है और आप बोल रहे हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक में क्या ज्यादा है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक में कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं वैलेंस बैंड वाले होल के कंपैरिजन में। तो कंडक्शन बैंड वाले अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं ऊपर की तरफ तो फर्मी लेवल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल जो होगा वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। भाई प्योर में दोनों की संख्या बराबर, अगर दोनों की संख्या बराबर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल ठीक बीच में। पी टाइप एक्सट्रिंसिक में होल्स की संख्या ज्यादा तो नीचे शिफ्ट हो गया, एन टाइप एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा तो ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है भाई, जो मैं कहानी सुना रहा हूं इन्हीं में से निकल के आ जाएंगे अभी आगे के सवाल, देखेंगे उन्हें फटाफट। अच्छा यहां पर एक खास बात और, यहां तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी डिफाइंड है, इसी को आप क्या कह देते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, NeNH दोनों डिफाइंड है। मगर यहां पर क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं तो यहां डिफाइन की जाती है एवरेज इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। एवरेज इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे सर, किस तरीके की डेंसिटी, किस तरीके का एवरेज, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, रूट मीन स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन, किस तरीके का मीन, ज्योमेट्रिक मीन बेटा। Ni जो होता है वो अंडर रूट ऑफ NeNH होगा, या इसी को आप बोल देंगे Ni स्क्वायर जो है वो NeNH होगा। बात समझ में आई। यहां Ne और NH नंबर नहीं, नंबर डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स जो मौजूद हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं प्रेजेंट। आपने कुछ सीखा है, वीडियो को करो पॉज, रिव्यू करो और ले लो एक स्क्रीनशॉट। तो मुझे लगता है एज पर माय सजेशन आप रिव्यू करके स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। कुछ बातें कर लेते हैं और फिर सवालों के साथ शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने बात की सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर की, सेमीकंडक्टर्स की क्लासिफिकेशन की और बैंड थ्योरी से रिलेटेड काफी कुछ, जिसमें फर्मी लेवल और एनर्जी बैंड गैप एक काफी प्रेडिक्टेबल जोन ऑफ क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यार। तो हमारी चर्चा होने वाली है पीएन जंक्शन डायोड की। ठीक है जी। तो पीएन जंक्शन डायोड अपने आप में एज अ रेक्टिफायर, लेटर ऑन बात करेंगे हम। एज ऑफ नाउ तो बोल सकते हैं कि ये कैसे कैसे यूज होता है। आप बोलेंगे ये यूज होता है एज अ रेक्टिफायर, ये यूज होता है एज अ स्विच, भाई फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। उसी तरीके से ये यूज होता है एज अ कैपेसिटर। हर वो अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करे, हर वो अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करे, वो अपने आप में कैपेसिटर कहलाती है। तो कैसे पीएन जंक्शन डायोड अपने आप में कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, आइए जरा ध्यान से उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना ड्रॉ द पीएन जंक्शन डायोड फॉर अस। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड हो गया है। बहुत प्यार से चलेंगे डिटेल में इसे समझते हुए। हम बात करेंगे कि ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप, और ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो कम होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी। भाई पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी, और डोपिंग किससे की, ग्रुप 13 से। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी और डोपिंग किससे की, एन टाइप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ग्रुप 15 से। मुझको लगता है बात समझ में आ गई है ना। जैसे ही आपने इन्हें कनेक्ट किया है वैसे ही डिफ्यूजन के कारण हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक फ्लो करेंगे। होल्स जो है वो पी से एन तक यहां फ्लो कर जाएंगे,
और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n से p तक यहां फ्लो कर जाएंगे। होल्स जो है वो p से n तक फ्लो कर गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n से p तक फ्लो कर गए, और एज अ रिजल्ट पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्टेड एक जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है यार, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आपको एनर्जी मिल गई है, इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, एक कैपेसिटर की तरह। इतना ही नहीं है, यहां अगर हम और थोड़ा ध्यान लगा के देखने की कोशिश करें तो हमें सीखने को मिलेगा कि इस जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया है, पोटेंशियल बैरियर। तो यहां इस पोटेंशियल बैरियर के विड्थ को W नाम दिया हमने, विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, और इस रीजन को कॉमनली नाम दिया जाता है, जो अभी मैंने लिया भी है नाम, डिप्लीशन रीजन। व्हाई डिप्लीशन रीजन? डिप्लीशन रीजन इज बेसिकली डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। यहां पे कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते, कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ठीक है भाई, दीज आर डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, इसमें कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाते हैं। अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर आप बात कर रहे हैं विड्थ की, तो पोटेंशियल बैरियर भी निश्चित है, वी भी पोटेंशियल बैरियर, वी भी पोटेंशियल बैरियर। ओके, ये पोटेंशियल बैरियर कैसे होगा, कैसे निकलेगा? ये निकलेगा जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू विड्थ ऑफ द रीजन, इनटू विड्थ ऑफ द रीजन। पोटेंशियल बैरियर कैसे निकलेगा? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू विड्थ ऑफ द रीजन। फॉर रियल डायोड्स अगर बात की जाए, फॉर रियल डायोड्स अगर हम बात करें, रियल डायोड्स कौन कौन से पढ़ने हैं यार, एनसीईआरटी डेटा। बैरियर पोटेंशियल पढ़ेंगे सिलिकॉन के लिए, वो होता है 0.7 वोल्ट्स, एंड बैरियर पोटेंशियल पढ़ेंगे जर्मेनियम के लिए, वो होता है 0.3 वोल्ट्स। देखना यार, डेटा में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पिछली बार जो डेटा मैंने बताया है आपको, वो बताया है एनर्जी बैंड गैप का, एनर्जी बैंड गैप का डेटा 1.1 और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब की बार जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बैरियर पोटेंशियल की, बैरियर पोटेंशियल का डेटा 0.7 और 0.3 वोल्ट्स में है। सिलिकॉन के लिए पिछली बार 1.1 था और जर्मेनियम के लिए 0.7, अब की बार जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। बात समझ में आ गई? कुछ कुछ सिमेट्री समझ में आ रही है। अब यहां पे ये जो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके हैं कुछ काम। जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने सपोर्ट किया, सबसे पहले इट स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन, इट स्टॉप्स डिफ्यूजन करंट। ये डिफ्यूजन करंट को रोक देता है, ये डिफ्यूजन करंट को रोक देता है, और ये डिफ्यूजन करंट किसके कारण था? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। और जो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन करंट को रोक देती है, मेजॉरिटी को फ्लो करने से रोक देती है, वो माइनॉरिटी को फ्लो कराना शुरू कर देती है। तो ये सपोर्ट करता है ड्रिफ्ट करंट को, और ड्रिफ्ट करंट किसके कारण होगा यार? माइनॉरिटी के कारण, माइनॉरिटी के कारण। ठीक है, माइनॉरिटी के कारण। एंड एट स्टेडी स्टेट, अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट पे, एट स्टेडी स्टेट ये जो नेट करंट होता है, जो आप बोलेंगे नेट करंट सम है डिफ्यूजन करंट का और ड्रिफ्ट करंट का। जो स्टेडी स्टेट में सम होता है डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का, वो 0 होता है, क्योंकि ये दोनों ही करंट आपस में कैसे हैं बेटा? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। जो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को रोकती है, वही करा देती है ड्रिफ्ट। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मूव करने से रोकती है, वही हिलाडुला किसको देती है? माइनॉरिटी को, वही फ्लो करा देती है माइनॉरिटी को। लेकिन स्टेडी स्टेट में जब सारा काम होना बंद हो गया है, ना तो नेट डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा है, ना ही नेट ड्रिफ्ट करंट, हो गया है नेट करंट 0, क्योंकि ये फ्लो कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट। अब आप बैटरी लगा के बाहर से किसी एक करंट का साथ देना चाहते हैं, इसको बोलते हैं बायस्ड होना, बायसिंग करना। आप किसी एक के साथ हो तो आप बायस्ड हो, अगर आप किसी के साथ नहीं हो तो आप अनबायस्ड हो। ठीक है, बिना पक्षपात किए, बिना फेवरेटिज्म किए, बिना किसी का पक्ष लिए, आप उसको बोलते हैं अनबायस्ड सिचुएशन।
किसी का पक्ष ले लिया, किसी की तरफ इंक्लाइंड हो, आप उसको बोलते हैं बायस्ड सिचुएशन। तो जब आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के करंट यानी कि ड्रिफ्ट करंट, यानी कि अगर आप ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट, मेजॉरिटी यानी डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट करना चाह रहे हो, सो दिस इज सपोर्टेड और यू कैन से फेवर्ड। ये फेवर होता है किसमें? दिस इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड बायस्ड। ये फॉरवर्ड बायसिंग की सिचुएशन में फेवर होता है। और ड्रिफ्ट करंट के बारे में बात करें तो दिस इज फेवर्ड इन रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस की सिचुएशन में फेवर होता है। फॉरवर्ड बायस की सिचुएशन में डिफ्यूजन करंट फेवर होगा, रिवर्स बायस की सिचुएशन में ड्रिफ्ट करंट फेवर होगा। मुझको लगता है कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी चल रही है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैक्सिमम सवालों के जवाब इन्हीं में मिलेंगे। सही है भाई? चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को थोड़ा सा और। ठीक, तो ये हो गई पूरी कहानी हमारी किसकी? पीएन जंक्शन डायोड की। सिंबल 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 रह गया सर, सिंबल के बिना काम कैसे बनेगा? सिंबल होता है ये पी टाइप एन टाइप, पी टाइप एन टाइप। ये हो गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक ट्राइंगल, और ये बार हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक बार। तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये आ गया है हमारे सामने। जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड अपने आप में एक रेक्टिफायर, आगे की बात है, एज अ स्विच भी यूज होता है और एज अ कैपेसिटर भी। इस पीएन जंक्शन डायोड में कर ली हमने छोटे छोटे फॉर्मूले से रिलेटेड बात, और बात कर ली एनसीईआरटी डेटा की, और साथ में ये भी समझा कि बाइसिंग का, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बाइसिंग होती क्या है। अभी देख लेंगे, बाइसिंग भी खत्म हो जाएगा खेल, फिर सवालों के साथ शुरुआत। तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा होगा सर तो रुक ही नहीं रहे, सर तो बताते ही जा रहे हैं, सवाल कब शुरू होंगे? तो यार इस थ्योरी को जाने बगैर हम सवालों से जूझेंगे। अगर कहानी को बहुत अच्छे से सुन लेंगे तो सवाल यूं चुटकियों में हो जाएंगे। अभी देखेंगे भी। तो मुझको लगता है ये फंडा क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। तो डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी की वजह से होता है, फॉरवर्ड बायस में फेवर किया जाता है। ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी की वजह से होता है, रिवर्स बायस में फेवर किया जाता है। सही है, बढ़ा दे कहानी को थोड़ा सा और आगे, है ना? चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। बात कर रहे हैं बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग मतलब किसी एक का साथ देना, पक्षपात करना, जैसा मैंने बताया आपको, है ना? तो आप डिफ्यूजन करंट का साथ दे रहे हैं। और रिवर्स बाइसिंग क्या होगी? रिवर्स बाइसिंग का मतलब आप ड्रिफ्ट करंट का साथ दे रहे हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट का साथ दे रहे हैं, रिवर्स बाइसिंग। और यहां बात करेंगे हम कुछ इंटरेस्टिंग सी, बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होगा हमारा, ये V वोल्ट्स में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फॉरवर्ड बाइसिंग प्लॉट करेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में यार करंट हाई होता है, हाई होता है। तो इस करंट को, इस करंट आई को मैं मिली एम्पियर से डिनोट करूंगा। हाई करंट भी मिली एम्पियर ही है। सेमीकंडक्टर्स में बड़ा करंट भी जो होता है वो भी मिली का ही ऑर्डर का होता है। और यहां करंट जो है छोटा, कितना छोटा होगा सर? अगर बड़ा ही मिली में है तो छोटा माइक्रो में होता है, और यहां V वोल्ट्स में ही होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉटिंग की जाएगी यार हमारी रिवर्स बाइसिंग की। रिवर्स बाइसिंग में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है वो कुछ ऐसा आता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में एक खास वोल्टेज होगा जिसके बाद करंट एब्रप्टली इंक्रीज करेगा वोल्टेज के साथ। इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। और इसी तरीके से एक ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, बैरियर नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज है रिवर्स बायस में। यहां पे करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर देता है, लाइक दिस। करंट होता माइक्रो एम्पियर में है लेकिन एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, और इस फेनोमेना को बोला जाता है एवेलेंश ब्रेकडाउन, एवेलेंश ब्रेकडाउन। ओके, और इसकी खास बात क्या होती है? इस ब्रेकडाउन की खास बात यह होती है, जो हम आगे ज़ीनर डायोड में इस्तेमाल भी करेंगे, विदाउट एनी कंसिडरेबल वेरिएशन इन वोल्टेज, विदाउट एनी कंसिडरेबल वेरिएशन इन वोल्टेज। वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाए बगैर करंट में देखिए अंधाधुंध इंक्रीमेंट हो गया, एब्रप्ट इंक्रीज हो गया। Without any considerable variation in voltage, there is an abrupt increase in current. There is an abrupt increase in current. ऐसा देखा जाता है। बात समझ में आ गई? ऐसा देखा जाता है। अब एक एक करके यार बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की। मजा आएगा आपको सुन के,
बहुत छोटी छोटी मगर प्यारी बातें, ध्यान से सुन के जाइएगा। सबसे पहले आप ये बोलते हैं कि डिफ्यूजन करंट जो है, जो कि मेजॉरिटी की वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, याद दिलाना चाहूंगा आपको, ये सपोर्ट हो रहा है यार। डिफ्यूजन करंट जो हो रहा है इसको आप क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसे रोका किसने था, इसे रोका था जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इसे रोका था जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने। आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जिसे रोका था जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो यार रुकावट को ओवरकम करना होगा, रुकावट को ओवरकम करना होगा। यानी आप बोलेंगे कि सर ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो N2P डायरेक्टेड होती है। देखिए हमने पीछे देखा भी था, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन N से P होती है। अगर जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन N से P होती है जो कि डिफ्यूजन को रोक रही है, और आप डिफ्यूजन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको बैटरी कुछ ऐसी लगानी पड़ेगी कि ना ही केवल वो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करे, बल्कि ओवरकम करके, जबरदस्ती करके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो कराने में सहायता भी करे। ऐसी सूरत में तब हो सकता है जब आपने पी टाइप को हायर और एन टाइप को लोअर से कनेक्ट किया। पी टाइप को हायर और एन टाइप से लोअर का मतलब क्या होता है, पी टाइप को हायर और एन टाइप से लोअर कनेक्ट करने का मतलब होता है कि पी को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, एन को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, या पी टाइप को कनेक्ट कर दिया है, अर्थिंग कर दी पी टाइप की और एन को रहने दिया नेगेटिव के साथ, या पी को रहने दिया पॉजिटिव के साथ और एन टाइप की कर दी अर्थिंग। यानी सबसे सूटेबल कंडीशन तो यह है कि पी टाइप को पॉजिटिव और एन टाइप को नेगेटिव, वरना किसी एक की कर दी अर्थिंग और दूसरे की पोलैरिटी इंटैक्ट रहने दी, किसी दूसरे को वैसे का वैसे रहने दिया, वैसे का वैसे रहने दिया। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं आपसे बैरियर पोटेंशियल की, बैरियर पोटेंशियल की, तो अगर ये आपका बैरियर पोटेंशियल है, अगर ये आपका बैरियर पोटेंशियल है वीबी अनबायस्ड सिचुएशन में, अगर ये अनबायस्ड सिचुएशन में है, जब आपने कोई बायसिंग नहीं की है, तो फॉरवर्ड बायस के केस में आप इस बैरियर पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हो। फॉरवर्ड बायस के केस में आप इस बैरियर पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे और रिवर्स बायस के केस में आप इस बैरियर पोटेंशियल को बढ़ा देंगे, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझको लगता है बात समझ में आ गई है। यहां देखिए और थोड़ी सी बात करना है। आप ये भी बोलेंगे कि करंट फ्लोइंग इज हाई, करंट फ्लोइंग इज हाई। अगर करंट फ्लोइंग हाई होगा बेटा, हाई होगा, तो हाई में भी कितना हाई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। डायनामिक रेसिस्टेंस, भाई सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस जो होता है वो वैल्यू फिक्स नहीं होता। सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस वैल्यू फिक्स नहीं होती, रेसिस्टेंस वैल्यू बदलती रहती है, क्योंकि ये डिप्लीशन विड्थ भी जो है ये बदलती रहेगी, ये डिप्लीशन विड्थ भी जो है ये बदलती रहेगी। ये थिन हो जाती है, बिकम्स थिन इन फॉरवर्ड बायस, becomes thin in forward bias and becomes thick in reverse bias. reverse bias में that is आप ये बोलेंगे कि reverse bias में डायनामिक रेसिस्टेंस, आप इसको डायनामिक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बदलता जा रहा है। डायनामिक मतलब स्टैटिक बिहेवियर मतलब एक जैसा, डायनामिक बिहेवियर मतलब बदलाव वाला। तो ये अगर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो बदल तो रहा ही है ना यार। तो डायनामिक रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, हेवी होता जाएगा, ह्यूज डायनामिक रेसिस्टेंस। और यहां जो डायनामिक रेसिस्टेंस होता है यार वो लो होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में भी, सेमीकंडक्टर्स के केस में भी जो लो रेसिस्टेंस है, डायनामिक रेसिस्टेंस इज लो, जो लो रेसिस्टेंस वो अभी किलो ओम के ऑर्डर का है। भाई I इक्वल्स टू V बाय R होता है, ये तो वोल्ट्स में है। अगर नीचे किलो होगा वहीं तो इधर जाके मिली बनेगा, और नीचे अगर मेगा होगा वहीं तो इधर जाके माइक्रो बनेगा। नीचे अगर किलो होगा तो दूसरी तरफ मिली बन जाएगा, भाई इधर 10 की पावर 3 है, उधर 10 की पावर -3। नीचे अगर यहां पर क्या होगा मेगा, तो उधर जाके क्या बन जाएगा वो, भाई माइक्रो हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, है ना। मेगा से डिवाइड करेंगे तो माइक्रो हो जाएगा। एनीवेज डायनामिक रेसिस्टेंस यहां पे कम है, डायनामिक रेसिस्टेंस कम है। विड्थ जो है डिप्लीशन रीजन की W, ये डिक्रीज होती है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अच्छा इतना ही नहीं, फॉर आइडियल डायोड, आइडियल डायोड जो होता है, भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम तो रियल डायोड है, मगर आइडियल डायोड जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है फॉरवर्ड बायस में वो 0 होती है। दैट इज आप इसे बोलेंगे शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, और यू कैन से प्योरली कंडक्टर, प्योर कंडक्टर।
मतलब बिना कोई रेसिस्टेंस ऑफर किए ये कंडक्ट करता ही रहेगा, बिना कोई रेसिस्टेंस ऑफर किए कंडक्ट करता ही रहेगा। ये की है हमने चंद बातें किसके बारे में, ये की है हमने चंद बातें फॉरवर्ड बायस के बारे में। कंपेरेटिव स्टडी करने की अगर कोशिश करूं मैं रिवर्स बायस की, कंपेरेटिव स्टडी अगर मैं करने की कोशिश करूं रिवर्स बायस की, तो मुझे लगता है वो भी होगी फायदेमंद। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, अभी कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। इसको मैं एक बार इनक्लोज कर देता हूं इसमें। चलिए, पहली बात, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं रिवर्स बायस में? आप ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट करेंगे, आई ड्रिफ्ट इज सपोर्टेड। अगर आप ड्रिफ्ट को सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली डिफ्यूजन अपोज हो जाएगा, मगर ड्रिफ्ट क्योंकि माइनॉरिटी की वजह से होता है तो करंट काफी कम होगा। माइनॉरिटी की वजह से है तो करंट काफी कम है, आप बोलेंगे करंट फ्लोइंग इज लो। करंट फ्लोइंग लो है, लो में भी कितनी लो बॉस? ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो देखिए ना, रिवर्स बायस में मैंने माइक्रो एम्पियर दिखाया था, मगर सर करंट इतना कम है और रेसिस्टेंस इतनी ज्यादा है, बावजूद इसके अगर आप करंट फ्लो कराएंगे हीटिंग होगी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ज्यादा रेसिस्टेंस में करंट फ्लो कराएंगे हीटिंग होगी, हीटिंग के कारण क्या होगा? बॉन्ड टूटेंगे, हीटिंग के कारण बॉन्ड टूटेंगे और मेजॉरिटी माइनॉरिटी जनरेट होंगे, और मेजॉरिटी जनरेट होंगे और माइनॉरिटी जनरेट होंगे, करंट और ज्यादा एब्रप्टली इंक्रीज होगा, और इसी हीटिंग की वजह से करंट का एब्रप्ट इंक्रीज एवलांच ब्रेकडाउन कहलाता है। इसी को डायोड का ब्रेकडाउन होना कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, करंट फ्लोइंग इज लो, डायनामिक रेसिस्टेंस, डायनामिक बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं बेटा, ये रेसिस्टेंस बदलता जाता है, ठीक है ना। ये हाई होता है, हाई में भी कितना हाई सर? ऐसा क्या होगा जो दूसरी तरफ माइक्रो देगा? ये मेगा ओम होता है, मेगा ओम होता है। इतना ही नहीं, अब बोलेंगे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ती चली जाती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगी, और आइडियल डायोड इतनी ज्यादा रेसिस्टेंस रियलिटी में ऑफर करता है, मगर आइडियल डायोड जो होता है वो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है। रेसिस्टेंस ऑफर एंड रिवर्स बायस इज इनफाइनाइट, दैट इज आप इसको बोलेंगे ओपन सर्किट कंडीशन। भाई फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट कंडीशन थी, यहां बोलेंगे ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब है नो कंडक्शन। रिवर्स बायस में आइडियल डायोड कंडक्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, रिवर्स बायस में आइडियल डायोड कंडक्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। एक बार दिखा देता हूं इसका डायग्राम की बनेगा कैसे। आप ये बोलेंगे कि जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ये बोलेंगे कि जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P है ये N है, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, N टू P डायरेक्टेड। अब की बार जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड भाई डिफ्यूजन को रोकता है मगर ड्रिफ्ट कराता है, और आप भी ड्रिफ्ट कराना चाह रहे हैं, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है, बैटरी की जो फील्ड है वो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगी, और एज अ रिजल्ट N टाइप को हायर से कनेक्ट होना पड़ेगा, P टाइप को लोअर, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर टू लोअर एग्जिस्ट हो जाए। सही है बॉस? इसका मतलब कौन कौन से अरेंजमेंट्स फिजिबल है यहां पर? हम ये बोलेंगे कि P टाइप को आपने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव से, और N टाइप को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव से। देखिए N टाइप हायर पे है, या P टाइप को रहने दो अभी नेगेटिव से, और N टाइप की कर दो अर्थिंग। अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट। देखो 0 वोल्ट यानी कि N टाइप जो 0 पे है वो अभी भी P नेगेटिव से हाइयर है, या P टाइप की कर दो अर्थिंग और N टाइप का रहने दो पॉजिटिव पे। तो एक कोई पोलैरिटी आप इंटैक्ट रहने दीजिए, दूसरे की अगर कर देंगे अर्थिंग तो भी मामला सुलट जाएगा, हो जाएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, मुद्दा समझ में आया? एक बार एक क्विक रिकैप लेते हैं, तब तुम इसकी स्क्रीनशॉट लेना। यहां मैंने जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफी कुछ बताया, पोटेंशियल बैरियर सीखा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन देखा, क्या फर्क पड़ेगा उस बारे में देख लिया। और अगर आप डायनामिक रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर डायनामिक जो होता है, जैसे आप रेसिस्टेंस निकालते हैं V बाय आई, रेसिस्टेंस निकालते हैं V बाय आई, नॉर्मली डायनामिक रेसिस्टेंस जो निकालेंगे, डायनामिक रेसिस्टेंस V बाय आई की जगह डेल्टा V बाय डेल्टा ई करके निकलेगा यार। V बाय आई की जगह डेल्टा V बाय डेल्टा ई, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट की तरह निकलेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट बेशक एक बार आप और ले लीजिए। ऑलराइट, और देखते हैं, बस सवालों के साथ शुरू कर रहे हैं यार। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार और ले लीजिए। देखिए क्या सीखा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या प्रभाव पड़ता है डिफरेंट पैरामीटर्स पे, कौन सा करंट होता है सपोर्ट। रिवर्स बायस में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट पैरामीटर्स पे, और कौन सा करंट होता है सपोर्ट। तो पिछले काफी वक्त में हमने कर ली है बहुत सारी बातें, मगर सारी थी इंपॉर्टेंट। होता है कहानी के फर्स्ट फेज का अंत, और शुरू करेंगे सवाल।
मगर उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो ना यार। ऑलराइट, समझ में आ गई बात। चलिए तो सवालों के साथ करते हैं शुरुआत, और बीच बीच में जहां जरूरत पड़ेगी करते रहेंगे यार रिकैप भी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। यार सवालों, जब भी सवालों के बारे में जिक्र होता है और दैट टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मेरा हर बार इनपुट ये रहता है कि पहले तो अंडरलाइन करने की आदत डालो, ढूंढ क्या रहे हो, ट्रू ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस या फॉल्स ऑप्शंस, रॉन्ग ऑप्शंस। तो देखिए यहां आप ढूंढ रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट, तो पहला ऑप्शन सही है, टिक मार्क मार के खुद खुश होकर आगे मत बढ़ना, आपकी एक्सपेक्टेशन गलत भी हो सकती है यार, ये नेगेटिव मार्किंग में भी रिजल्ट कर सकता है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं? तो देखिए, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी जो है वो घटती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेसिस्टिविटी जो होती है वो घटती है टेम्परेचर के साथ। तो आपसे यही फॉल्स कहा गया था और यही आपका जवाब है, क्योंकि ये अपने आप में एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? सेमीकंडक्टर्स के केस में विद राइज इन विद टेम्परेचर इंक्रीज, its conductance and conductivity G and conductivity kappa increases and resistance and resistivity R and rho decreases. All right. इसके अलावा बात करें substances with energy gap of 10 electron volts are insulator, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एनर्जी बैंड गैप इंसुलेटर्स के लिए चाहिए कितना होता है यार? इंसुलेटर्स के लिए एनर्जी बैंड गैप आपको जनरली जो डेल्टा ईजी है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी काम चल जाता है, और आपके पास तो वैसे भी 10 है, तो 10 है तो डेफिनेटली ये इंसुलेटर होगा। इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप, ये बात बिल्कुल ट्रू है यार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए ऊपर वाला हाई एनर्जी होता है कंडक्शन बैंड, नीचे वाला होता है लो एनर्जी वैलेंस बैंड। इसके केस में, कंडक्टर्स के केस में ऑलरेडी ओवरलैप कर रहे होते हैं। कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो ऑलरेडी ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको टेम्परेचर हाइक करने की जरूरत नहीं पड़ती कंडक्शन कराने के लिए। देखिए हम जवाब के बाद भी बाकी सारे ऑप्शंस की चर्चा कर रहे हैं, क्या पता है इस साल एग्जाम में क्या आ जाए। राइट, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है यार, ये मैंने ऊपर लिखी भी है। देखिए ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, लेकिन आप ढूंढ क्या रहे थे बेटा? आप ढूंढ रहे थे फॉल्स। इस बात का बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। ले लो यार इसका स्क्रीनशॉट, मेरे साथ ही ले लो। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। अगला सवाल है भाई, ये जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम, हमें फ्री टाइम में स्क्रॉल करते रहने हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगा, टेलीग्राम लिंक भी वहां अटैच्ड है, वहीं पे मिलेगा सारा मटेरियल। आप बहुत बेहतरीन तरीके से करिए अपनी पढ़ाई। सेमीकंडक्टर से आने हैं 3 सवाल, पहला सवाल इसी की मुलाकात के साथ आज होगा खत्म, तो बढ़िया तरीके से लगे रहो। इन सेमीकंडक्टर्स एट अ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे अच्छा कंडक्ट करेंगे, 0 केल्विन पे पक्का कंडक्ट नहीं करेंगे, ये बात हमारी हो चुकी है। द वैलेंस बैंड रूम टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे यानी कि लो टेम्परेचर पे आप ले सकते हैं कि वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होगा और कंडक्शन बैंड जो होगा वो पार्शियली फिल्ड होगा, ये बात बिल्कुल सही है। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है यार कौन से सेमीकंडक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो। दिस इज मोर फेवरेबल ऑप्शन, दिस इज मोर फेवरेबल ऑप्शन, पार्शियली आप कह सकते हो। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर। वैलेंस बैंड भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं, कंप्लीटली तो होगा नहीं, तो एट लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर आप कहेंगे वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, ये भी कब होगा? एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर। अब आपको कैसे पता सर कि ये रूम टेम्परेचर वेरी लो होता है या नहीं? देखो यार कॉमन सेंस यूज करो, नीट में आप सिंगल चॉइस करेक्ट करने वाले हैं। अगर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल हुआ, अगर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल हुआ तो कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होगा ना यार। ये दोनों एक्चुअली सेम सिचुएशन बता रहे हैं। ऑप्शन सी एंड डी दे कॉरेस्पॉन्ड टू सेम सिचुएशन। अगर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड हुआ यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बंधन में है, टाइटली बॉन्डेड है, तो उनमें से कौन सा फ्री है? कोई भी नहीं। कौन सा कंडक्शन में? कोई भी नहीं। तो यार नीट में जवाब तो एक ही होगा ना। अगर मान लो आप कंफ्यूज भी हो कि ए चुनूं कि सी और डी, तो सी और डी तो यार साथ में चुने जाते। सी और डी, अगर सी सही है तो डी क्यों नहीं, और अगर डी सही है तो सी क्यों नहीं।
ये साथ में चूज होते हैं, और क्योंकि आप मल्टीपल ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हो इसीलिए आपको जवाब ए एम्फसाइज कर रहा हूं मैं कि वैसे आप बहुत लो टेम्परेचर पे बात करते हो कि या 0 केल्विन पे कंडक्शन बिल्कुल नहीं होती, मगर रूम टेम्परेचर पे थोड़ी बहुत हो सकती है। लो टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड तो नहीं होते, पार्शियली, ये पार्शियली एम्प्टी वो पार्शियली फिल्ड होगा, मगर अच्छी कंडक्शन करानी है तो टेम्परेचर को और रेस करा दो भाई, बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई? सिंगल चॉइस करेक्ट है, इसीलिए वही सही होना चाहिए और कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। चलो ले लो यार स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा और आगे। अगला सवाल, कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव अ सेम लैटिस स्ट्रक्चर, दोनों ही यार टेट्रावेलेंट होते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, मगर कार्बन बीइंग इंसुलेटर एनर्जी बैंड गैप ज्यादा रखता है, और सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होते हैं, इनका बैंड गैप कम होता है। एनसीईआरटी डेटा सिलिकॉन का 1.8 और जर्मेनियम का जी हाँ 0.7, जो कि ओवरकम किया जा सकता है। Having 4 bonding electrons in each, however, carbon is insulator whereas silicon is an intrinsic semiconductor. In case of carbon, the valence band is not completely filled at absolute zero temperature. ये तो false हो गया यार, false हो गया। At absolute zero तो कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा ना यार, मैटर ceases to exist बोल देते हो आप तो absolute zero पे तो वैसी कंडक्शन नहीं है, तो सबका वैलेंस बैंड, ये बॉन्ड नहीं लिखा यार, ये बैंड लिखा है, बैंड करेक्ट कर लेंगे इसको। ये जो वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है ना, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड ही होगा सभी के लिए, कार्बन के लिए भी सिलिकॉन के लिए भी, क्योंकि कोई कंडक्शन नहीं होती। इन द केस ऑफ कार्बन द कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड इवन एट 0 टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना यार, ना सिलिकॉन के लिए ना कार्बन के लिए। आगे बात करते हैं। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन लाइज इन द सेकंड ऑर्बिट वेयरएज इन केस ऑफ सिलिकॉन लाइज इन द थर्ड ऑर्बिट। ये फिर भी ठीक ठाक सा ऑप्शन है। आप केमिस्ट्री में सुनते होगे कि कार्बन का यार वैसे सेकंड ऑर्बिट में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, टाइटली बॉन्डेड है, टाइटली बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के अचानक से भागेगा नहीं, कंडक्शन करानी बहुत ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन सिलिकॉन के केस में तीसरे ऑर्बिट में चला जाएगा यार, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिलेटिवली कम हो जाता है, उसको मूव कराना रिलेटिवली ज्यादा आसान है। ये फिर भी ठीक है, ओकेश ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं। 4 bonding electron in case of carbon lies in third orbit whereas for silicon this is wrong fact। ये तो फैक्ट ही रॉन्ग हो गया। क्यों सर? क्योंकि यार कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, पता है अपने को, सब जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, टेट्रावेलेंट, सबको पता है कि कार्बन में यार सेकंड में लाई करता है, सेकंड ऑर्बिट में, और सिलिकॉन में थर्ड ऑर्बिट में। तो इसीलिए आउट ऑफ ऑल 4 जो ओकेश ऑप्शन है उसको हम चूज कर लेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री सेंस में भी ठीक ठाक बता रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा बैंड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी को एम्फसाइज नहीं किया है, बट आउट ऑफ द अवेलेबल 4 ऑप्शंस तो यार यही सही बन रहा है ना। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक, चलिए अगला सवाल। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट है ट्रू? पी टाइप के लिए, पी टाइप के लिए तो पी टाइप में यार होल्स और इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? मेजॉरिटी। होल्स होते हैं मेजॉरिटी, और डोपिंग किसकी करते हैं? ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 मतलब बोरॉन, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। तो आप बोलेंगे होल्स आर मेजॉरिटी एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर दी डोपेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है, होल्स आर दी मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स जो होते हैं ये डोपेंट होते हैं। वही अगर एन टाइप के बारे में बात करें, भाई पी टाइप और एन टाइप, फिर से दोहरा रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, सब होते हैं न्यूट्रल। पी टाइप का मतलब डोपिंग की गई है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप 13 से, और होल्स होंगे मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी। एन टाइप का मतलब डोपिंग की गई है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप 15 से, यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी और होल्स होंगे माइनॉरिटी। बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन, अगला सवाल। प्योर, मुझे उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे होंगे। Pure silicon at 500 Kelvin has equal number of electron and hole concentration of this. Doping by indium increases NH to this. भाई फाइनल NH वैल्यू जो ये है, और आपसे पूछा गया द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ। ये बहुत इजी है। आपने की किसकी डोपिंग? इंडियम से। इंडियम से, इंडियम किस में लाई करता है यार? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। तो ये हो गया ग्रुप 13, तो पी टाइप हो गया ग्रुप 13, और ये पी टाइप हो गया। तो एन टाइप हटा दो, बचे पी टाइप, बचे पी टाइप। अच्छा, फॉर्मूले में और क्या लगाएंगे आप? ऑल्सो आप यहां पे ये लिख सकते हैं कि Ni का जो स्क्वायर होता है वो Ne इंटू NH है। Ni का स्क्वायर Ne इंटू NH, ये बताया भी था मैंने आपको। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी आपकी कितनी थी?
1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 ये थी। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी आपकी इनिशियली कितनी थी, दोनों बराबर थे, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। अरे मैंने क्यों -6 लिख दिया, ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 थी, ठीक है। और NH जो है उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, Ne आप निकालना चाहते हैं, Ne आप निकालना चाहते हैं, NH की फाइनल वैल्यू देखिएगा कितनी है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22। तो देखिए कैलकुलेशन लग बड़ी रही है मगर है आसान। Ne जो होगा वो क्या होगा, यहां से मैं लिख देता हूं 1.5 इंटू 1.5 और ये हो जाएगा 10 की पावर 16 का स्क्वायर यानी 32 एंड डिवाइडेड में 4.5 इंटू 10 की पावर 22। जरा गौर से देखिएगा, अगर एक 1.5 4.5 को काटेगा तो 3 टाइम्स काटेगा, यानी कि आपके पास निकल कर आ जाएगा 1.5 बाई 3, दैट मीन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 32 माइनस 22, बेटा ये 10 आ गया। या फिर आप इसे कह सकते थे 5 इंटू 10 टू द पावर 9, ये भी पर मीटर क्यूब में है, 5 इंटू 10 टू द पावर 9। तो देखिए सही जवाब क्या है, एक तो अपना इंडियम ग्रुप 13 की डोपिंग के कारण, इंडियम और ग्रुप 13 की डोपिंग के कारण आपने बोल दिया पी टाइप है, और दूसरा कैलकुलेशन से, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, कैलकुलेशन से आपने निकाल लिया है एनी का वैल्यू भी। तो ओवरऑल आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन डी। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। बात आ गई समझ में, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम, बढ़िया सा सुंदर सा एनर्जी बैंड डायग्राम दिया है, और ये क्या, मैं ये देख पा रहा हूं कि वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन सरक गए हैं, किसमें, कंडक्शन बैंड में। ऐसा तभी हो सकता है, पॉसिबल ओनली इफ ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, और इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं एक सेमीकंडक्टर की, और आप बात कर रहे हैं एक ऐसे सेमीकंडक्टर की जिसमें अपना जो फर्मी लेवल है, अपना जो फर्मी लेवल आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल, अपना ये जो फर्मी लेवल है ये करीब है किसके, ये करीब है वैलेंस बैंड के। वैलेंस बैंड में क्या एग्जिस्ट करते हैं, वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैसे इलेक्ट्रॉन दोनों में, सॉरी होल्स, वैसे इलेक्ट्रॉन्स दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, पर अपना इंटरेस्ट किस में होता है, अपना इंटरेस्ट होता है कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि फर्मी लेवल इज क्लोजर टू वैलेंस बैंड, क्योंकि फर्मी लेवल इज क्लोजर टू वैलेंस बैंड, दिस इंप्लाइज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वैलेंस बैंड वाला पार्ट, वैलेंस बैंड में क्या कंसिडर करते हो, होल्स, नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हुए, पहली बात क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा पा रहे हैं वैलेंस से कंडक्शन में, आप बात कर रहे हो सेमीकंडक्टर की। दूसरी बात, क्योंकि फर्मी लेवल करीब है वैलेंस बैंड के, होल्स की संख्या ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड। एज अ रिजल्ट आप बोलेंगे किस टाइप का हो गया यार, पी टाइप का हो गया। सो दैट्स द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मुझे लगता है फंडा क्लियर हो गया होगा, बताइए बताइए, कोई समस्या, देखते ही एनर्जी लेवल डायग्राम को खटक से बता दिया कि ओवरकम हो पा रहा है कि नहीं। यदि नहीं हो पा रहा तो इंसुलेटर होगा, ऑलरेडी ओवरलैपिंग होगा तो कंडक्टर होगा, अगर ओवरकम हो पा रहा है ये एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप तो इसे आप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे यार, ठीक है। फिर फर्मी लेवल अगर बीच में होगा तो ये पी टाइप हो गया, कंडक्शन बैंड के पास होगा तो एन टाइप होगा, और अगर वैलेंस बैंड के पास होगा तो पी टाइप होगा। देखिए सारी बातें बता चुका हूं ना ऑलरेडी इसी इंटरैक्शन के स्टार्ट में, ठीक है। चलो बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला सवाल, व्हेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज हीटेड, अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, यार इनफैक्ट तुम किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट करो, किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट करो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों जनरेट होंगे, पी टाइप एन टाइप दोनों ही इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स होल्स दोनों ही जनरेट होंगे, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस एवरीथिंग इज अफेक्टेड। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स ऑन हीटिंग इफ टेम्परेचर, और मैं यहां लिख देता हूं सीधा सीधा, फैक्ट क्या है, ऑन हीटिंग नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर जनरेटेड इक्वली। भाई बॉन्ड अगर टूटेगा, बॉन्ड अगर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही जनरेट होंगे। नंबर 2 बात, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, इनमें से कौन सा मेजॉरिटी है और कौन सा माइनॉरिटी है अपने को फर्क नहीं पड़ता, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही बढ़ेंगे, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी बोथ आर जनरेटेड।
बोथ आर जनरेटेड, ठीक है ना यार। नंबर 3, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस बोथ आर अफेक्टेड, बोथ आर अफेक्टेड यानी ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट होगी। नंबर 4, पी टाइप एंड एन टाइप, पी टाइप एंड एन टाइप बोथ आर अफेक्टेड। सब कुछ इफेक्ट होता है यार, सेमीकंडक्टर की पूरी कहानी ही टेम्परेचर बेस्ड है, तो सभी कुछ इफेक्ट हो। व्हेन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एन टाइप या पी टाइप हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों ही बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस इक्वली, दोनों ही बढ़ेंगे और बराबर बढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी डिक्रीज नहीं होगा, कोई भी डिक्रीज नहीं होगा, सही है, बात समझ में आई। कोई भी डिक्रीज नहीं होगा, दोनों बढ़ेंगे और ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट होता है। फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट और इन चारों बातों को ध्यान में रखना। रिमेंबर ऑल, रिमेंबर ऑल, ठीक है जी। सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, आगे आने वाले सवालों के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगला सवाल, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। देखिए अभी मैंने आपको सिखाया भी था कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ थिन हो जाती है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन जो होता है वो पहले से थिक हो जाता है। तो देखिए सही जवाब क्या है, आप बोलेंगे इंक्रीज इन द विड्थ, इंक्रीज इन द विड्थ, इंक्रीज विड्थ कब मिलेगा, रिवर्स बायस ओनली, ठीक है। विड्थ इंक्रीज होगी रिवर्स बायस में और ये विड्थ डिक्रीज हो जाएगी डिप्लीशन रीजन की फॉरवर्ड बायस में, ठीक। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, आई होप आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे होंगे। द बैरियर पोटेंशियल वीबी की जो वैल्यू है बैरियर पोटेंशियल की, वो किस बात पे डिपेंड करता है, क्या वो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। क्या वो अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। टेम्परेचर पे तो पूरी कहानी डिपेंड करती है, तो आप बोलेंगे सभी पे डिपेंड करता है। बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन का अलग होता है, जर्मेनियम का अलग, तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड किया। डोपिंग ज्यादा करने पे, डोपिंग ज्यादा करने पे उसकी विड्थ में परिवर्तन आएगा, तो अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड किया। टेम्परेचर के साथ तो सेमीकंडक्टर की पूरी कहानी चेंज होती ही है, तो आप बोलेंगे कि ए बी एंड सी सभी पे निर्भर करता है, सही है। बात क्लियर हो गई। चलिए अगला सवाल, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, अनबायस्ड मतलब ना ड्रिफ्ट करंट का साथ दिया, ना डिफ्यूजन करंट, ना फॉरवर्ड बायस, ना रिवर्स बायस। एज अ रिजल्ट नेट करंट स्टेडी स्टेट में डिफ्यूजन प्लस ड्रिफ्ट का सम 0 होगा, दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट होंगे बिना किसी बायसिंग के। होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन रीजन बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। भाई आप बोल ही रहे हो डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। तो होल्स की संख्या पी टाइप में ज्यादा है, वो एन में डिफ्यूज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन एन टाइप में ज्यादा है, तो वो पी टाइप में डिफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो आप बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ये रहा। डिफ्यूजन का तो प्रोसेस होता ही कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पे है, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है ना। डिफ्यूजन का तो पूरा प्रोसेस ही कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पर बेस्ड है। आपको याद होगा केमिस्ट्री और बायो में पढ़ते भी हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, है ना। ये सारी बातें उससे रिलेटेड ही है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो यार। चलिए बात करते हैं आगे। अगला सवाल, डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, डिप्लीशन रीजन इज डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, वहां पे कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते, तो आप क्या बोलेंगे, इमोबाइल आयंस, डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। आपको याद होगा मैंने बताया भी था, तो इमोबाइल आयंस, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख रहे हो, जिन्होंने कहानी सुनी है इस लेक्चर की शुरुआत की, वो बिल्कुल खटाखट सारे सवाल कर पाएंगे, क्योंकि सभी कुछ बता दिया गया है, सभी कुछ ऑलरेडी सिखा दिया गया है। ऑलराइट, इन अ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायोड होती है, डायरेक्टेड होती है। जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी दिशा होती है N2P, N2P। अगर जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड N2P होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल एट N। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने बोला हायर पोटेंशियल हो गया है N पे और लोअर पोटेंशियल हो गया है P पे। लोग सोचते हैं कि P का मतलब पॉजिटिव है तो हायर पोटेंशियल है, N का मतलब नेगेटिव है तो लोअर पोटेंशियल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। P का मतलब डोपिंग केवल ट्राइवेलेंट यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव से थी, N का मतलब डोपिंग केवल पेंटावेलेंट यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव से थी। क्लियर है ना फंडा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा N से P होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक डायरेक्ट होता है, तो देखिए उस वजह से ऐसा आएगा कि N टाइप हमारा हायर हो गया है और P टाइप हमारा
लोअर हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाई पोटेंशियल इज एट एन साइड एंड लो पोटेंशियल इज एट पी साइड। क्लियर है मामला, है ना? चलो बढ़ाते हैं डिस्कशन को और आगे। अगला सवाल, इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। पीएन जंक्शन डायोड में अगर आप हीट करोगे तो क्या इफेक्ट होगा, पी टाइप या एन टाइप? सभी, देखो अभी बताया भी था मैंने आपको, पी टाइप और एन टाइप, और मैंने कहा था याद रखना सब कुछ, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, सब कुछ, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, एवरीथिंग, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, एवरीथिंग यार। तो क्या बोलेंगे, इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग अफेक्ट्स द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक। पहला ऑप्शन कह रहा है रेसिस्टेंस इफेक्ट नहीं होती यार, सेमीकंडक्टर में तो टेम्परेचर पर बेस सभी कुछ इफेक्ट होता है, यही तो खास बात है सेमीकंडक्टर की। ओनली रिवर्स रेसिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है, फॉरवर्ड रिवर्स सब कुछ, मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब कुछ, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस सब कुछ, इलेक्ट्रॉन होल सब कुछ इफेक्ट होगा, सब कुछ इफेक्ट होगा टेम्परेचर पर बेस्ड। क्लियर है कहानी? चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा और आगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है यार? फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि पी टाइप को आपने हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट किया और एन टाइप को लोअर। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि पी टाइप को हायर पे कनेक्ट किया और एन टाइप को लोअर। जरा चेक कर लेते हैं, यहां पी टाइप ट्राइंगल 3 पर है और एन टाइप 5 पे, यानी कि एन टाइप जो है वो हायर है, ये हायर है और ये लोअर है। यहां पे चेक कीजिए, पी टाइप जो है वो 0 पे है और एन टाइप -2 पे, तो ये लो हो गया और ये हाई। भाई 0 और -2 में से ये हाई है ना यार, -4 और -3 में से ये हाई है और ये लो है, -2 और +2 में से ये हाई है और ये लो है। जरा ध्यान से देखिए, पी टाइप हायर और एन टाइप लोअर पे, पी टाइप हायर और एन टाइप लोअर पे केवल और केवल ऑप्शन बी पे है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी फॉरवर्ड बायस है। एंड रिवर्स बायस में क्या होता है यार? एंड इन रिवर्स बायस आप ये बोलेंगे कि पी टाइप जो होता है यार उसको आप कनेक्ट करते हैं लोअर पोटेंशियल से, लोअर पोटेंशियल से, और एन टाइप को किससे कनेक्ट करते हैं? हायर पोटेंशियल से। अवेलेबल 3 तरीके की जो इसकी पोलैरिटी है वो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में लेक्चर के शुरुआत में बता चुका हूं, सिखा चुका हूं, है ना? तो चलो फटाफट से ले लो यार इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? अच्छा सवाल है यार, काफी अच्छा सवाल है। द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स। आइडियल डायोड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। आइडियल डायोड का मतलब आपको याद दिला दूं कि फॉरवर्ड बायस में ये 0 रेसिस्टेंस देते हैं, यानी प्योर कंडक्शन, कंडक्शन होती है, शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन। और रिवर्स बायस में ये इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी कि नो कंडक्शन। फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट होते हैं, पूरी कंडक्शन, रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट होते हैं, नो कंडक्शन। तो जरा देखिए, आपसे पूछा जा रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टर R1, इसके थ्रू करंट, आइडियल डायोड है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जरा D1 को देखिए, जरा D1 को देखिए, पी टाइप कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल से और एन टाइप कनेक्टेड है पॉजिटिव पोटेंशियल से, तो ये हो गया है रिवर्स बायस। ऐसी सूरत में ये कंडक्ट करने वाली आर्म नहीं है। लेकिन D2 को देखिए, पी टाइप कनेक्टेड है पॉजिटिव हायर टर्मिनल से और एन टाइप कनेक्टेड है लोअर लोअर टर्मिनल से, तो ये है फॉरवर्ड बायस और ये कंडक्ट करने वाला है। यानी कि आप बोलोगे कि करंट यहां से निकलेगा, आई नॉट गुजरेगा, यहां से कोई करंट अलाउड नहीं है यार, ठीक है ना? रेसिस्टेंस रिवर्स बायस वाले डायोड में, इस रेसिस्टेंस में कोई करंट अलाउड नहीं है, तो जो भी आई नॉट होगा वो यहां से गुजरेगा। ये फॉरवर्ड बायस वाला डायोड कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में 0 है और ये आई नॉट करंट लौट कर वापस आ जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां आई नॉट, अगर मैं वी नेट बाय आर नेट ओम्स लॉ लगाने की कोशिश करूं, इक्विवेलेंट ओम्स लॉ लगाने की कोशिश करूं, तो मैं बोलूंगा कि पूरे सर्किट में जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है यानी ईएमएफ है वो कितना है? 10 वोल्ट। और पूरे सर्किट में जो नेट रेसिस्टेंस है, देखिए ये 3 ओम तो एनकाउंटर ही नहीं हो रहा, क्योंकि इस आर्म में से तो करंट गया ही नहीं ना यार, रिवर्स बायस में से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये 2 और ये 2, दीज आर इन सीरीज, तो 2 + 2 ओम्स, तो आपके पास आंसर आ गया है 10/4। 10/4 का मतलब 2.5 एम्पियर्स। 2 ओम + 2 ओम, ये आ गया है 10/4। 10/4 का मतलब क्या है? 2.5 एम्पियर्स। सही जवाब ऑप्शन ए। इजी था भाई। फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड 100% कंडक्टिंग होता है, कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता। रिवर्स बायस में आइडियल डायोड 0% कंडक्टिंग होता है, कंडक्ट ही नहीं करता, सर्किट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ले लो यार इसका भी स्क्रीनशॉट, रिवाइज करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर 10 सवाल के बाद
हर 10 सवाल के बाद एक बार ना रिकैप कर लिया करो कि क्या क्या सीखा है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, यूज इट वाइजली। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को और आगे। अब है अगला सवाल, हमसे पूछा जा रहा है कंसिडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। और जरा ध्यान से देखिए, पी टाइप कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल पे +4 पे, और एन टाइप कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल पे -6 पे। पी टाइप +4 पे, एन टाइप -6 पे, और आपसे पूछा जा रहा है करंट बताइए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये फॉरवर्ड बायस है? फॉरवर्ड बायस है तो करंट जो होगा दैट विल बी 4 -6। आपने नेट पोटेंशियल कितना ऑफर किया है बस? 4 -6, 4 -6 बाय 1 किलो ओम। 1 किलो ओम यानी कि ये 1000 हो गया है। यानी कि आप बोल सकते हैं 4 -6 10/1000। इसको आप बोल सकते हैं 1/100 एम्पियर्स, और 10 to the power -2 एम्पियर्स, और 0.01 एम्पियर्स, और 10 मिली एम्पियर। बड़े सारे नाम हो सकते हैं यार इसके, 10/1000, 10 मिली एम्पियर। तो देखिए आपको क्या दिया है, 10 की पावर -2 एम्पियर की फॉर्म में, 10 की पावर -2 एम्पियर। भाई कैलकुलेशन या किस फॉर्म में आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अपना लॉजिक क्या है कि फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड जो होता है वो 100% कंडक्टिंग होता है, कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता। सही है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। देख रहे हैं आप बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, लगभग सभी तरीके के सवाल एंटरटेन करेंगे हम आज की इस मुलाकात में। कर लीजिए इसे कंप्लीट। डन, चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, इन द गिवन फिगर अ डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू 100 ओम एंड एन EMF ऑफ 3.5 वोल्ट। आर दिया है, EMF दिया है, और कहा गया है डायोड का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया है। बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0.5 वोल्ट हो, इसका VB अगर 0.5 वोल्ट है, तो ये एक नॉन आइडियल डायोड है। कैसा डायोड है बेटा? नॉन आइडियल डायोड है। और आपसे पूछा जा रहा है करंट इन द सर्किट बताइए, करंट इन द सर्किट। तो मैं बोलूंगा यहां पे करंट जो होगा वो नेट EMF आपने दिया 3.5 वोल्ट, उसमें से माइनस कर देंगे 0.5, क्योंकि उतना कंज्यूम हो जाएगा बैरियर को ओवरकम करके कंडक्ट करने में। भाई डायोड के थ्रू कंडक्ट करना इंपॉर्टेंट है, अगर सर्किट कंप्लीट करना चाहते हो तो डायोड के थ्रू कंडक्शन तो बनती है बॉस। लेकिन आप दे रहे हैं 3.5 वोल्ट, जिसमें से डायोड के थ्रू कंडक्ट कराने के लिए 0.5 हो जाएगा कंज्यूम। तो 3.5 माइनस हो गया 0.5, नेट EMF बाय नेट रेसिस्टेंस 100 कर देना यार। ये कितना आ गया? 3/100। इसको आप बोलेंगे 0.03 एम्पियर्स, या मैं इसे 30/1000 यानी कि 30 मिली एम्पियर भी बोल सकता था। देख लो क्या जवाब सूट कर रहा है। तो देखिए जवाब कितना आया, 30 मिली एम्पियर्स। 30 मिली एम्पियर्स, ऑप्शन सी आ रहा है। समझ पा रहे हैं करना क्या है? भाई कभी तो उसका रेसिस्टेंस लेते नहीं आइडियल के केस में, लेकिन अगर नॉन आइडियल है तो उसका रेसिस्टेंस भी ले सकते हैं, या उसका बैरियर पोटेंशियल, कोई एक चीज लेंगे, या तो उसके द्वारा ऑफर की गई अपोजिशन रेसिस्टेंस, या उसका बैरियर पोटेंशियल। क्लियर है? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को और आगे। अब कर रहे हैं यार इस मुलाकात का समापन इस आखिरी सवाल के साथ। सवाल क्या है, इफ अ PN जंक्शन डायोड, इफ इन अ PN जंक्शन डायोड स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन। ये स्क्वायर इनपुट सिग्नल है, जो -5 था, फिर ये 0 लेवल है, 0 लेवल है, और उसके बाद ये इसके ऊपर +5 है। लेकिन यार PN जंक्शन डायोड केवल पॉजिटिव में ही आउटपुट देता है, नेगेटिव में तो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है, लोअर रीजन कौन सा है इसका? रिवर्स बायस रीजन। इसमें नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं होगा, कोई कंडक्शन नहीं होगा। और ये वाला जो रीजन है 0 से ऊपर, यह है फॉरवर्ड बायस, इसमें कंडक्शन होगा। तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो केवल और केवल 0 से लेके +5 मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव साइड वाला आउटपुट मिलेगा। तो जरा ऑप्शन देखते हैं, 0 से 10 मिलेगा क्या? नहीं। 0 से -10 मिलेगा क्या? नहीं। 0 से -5 मिलेगा क्या? नहीं। 0 से +5 मिलेगा क्या? जी हाँ, क्योंकि आपको ओनली इन फॉरवर्ड बायस आउटपुट किस में मिलता है हमें? ओनली इन फॉरवर्ड बायस। लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी तक न्यूमेरिकल कर रहे थे, एक सवाल हमने और क्या ले लिया? ग्राफिकल, है ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो यार। तो यार इसी के साथ होती है हमारी आज की मुलाकात खत्म। यकीन मानो आज की मुलाकात से एक सवाल पक्का आना है एग्जाम में एटलीस्ट। और आगे आने वाले 2 फेजेस में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के 2 और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिनमें से एक होगा ट्रांजिस्टर एंड द सेकंड वन विल बी लॉजिक गेट्स। जी हां, मैजिक नहीं, लॉजिक है।